कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा था। सेट प्रैक्टिस में मैंने प्रीवियस सेट के क्वेश्चन पेपर को शुरुआत किया था, यानी कि प्रीवियस सेट में 66 बीपीएससी को क्वेश्चन को मैं बता रही थी, जिसमें मैंने 95 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है। आज मैं 96 क्वेश्चन से लेकर 150 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। 96 क्वेश्चन देखते हैं बीपीएससी 66 का, जिस प्रीवियस सेट का क्वेश्चन बैंक का। तो देखिए सब 96 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बीपीएससी में पूछा जा गया है। तो देखिए पूछा गया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सब भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो नीतू डेविड। नीतू डेविड को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आगे देखिए 97 में पूछ रहा है कि महिला एकल यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो 2020 के में किसने जीता, यानी कि जो महिला एकल यूएस में जो ओपन टूर्नामेंट हुआ था 2020 में, उसको जीतने वाली महिला कौन है? तो नाओमी ओसाका है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। 98 में पूछा जा रहा है कि 4 अक्टूबर 2020 में आयोजित लंदन में मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलेटिक है, यानी कि 4 अक्टूबर 2020 के में एक लंदन में मैराथन आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन है? तो वो है सूरा कीटाट है, जो ये 4 अक्टूबर 2020 में जो लंदन में मैराथन आयोजित हुई थी, उसमें ये जो प्रथम स्थान पाए थे वही एथलेटिक्स, जिनका नाम है सूरा कीटाट। अब आगे देखिए 99 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास का घोषणा की थी। अगर जो स्टूडेंट क्रिकेट वगैरह देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्रिकेट वगैरह देखते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा। इसका आंसर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सुरेश रैना और एमएस धोनी साथ ही ये क्रिकेट से संन्यास लिए थे। कब लिए थे? तो 15 अगस्त 2020 को। अब डेट भी इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 में कुछ पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये स्कूल ऑफ ड्रामा का जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं परेश रावल। ये 2020 का है ये। अब आगे देखिए उसके बाद 101 में पूछा जा रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख कौन है। तो रक्षा एवं विकास संस्थान, सबसे पहले तो इसको मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश DRDO कहा जाता है। DRDO जो 2020 में थे, उसके अनुसार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे। और अभी कौन, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या अभी भी यही बने हुए हैं? जिस संगठन के प्रमुख यही हैं कि कोई बदल गए हैं? इनका आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरा DRDO की स्थापना कहाँ हुआ, DRDO का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, इसको भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए 102 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 102 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति रूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये चुना गया है चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप में भटनागर पुरस्कार 2020 का अगर किसे दिया गया तो चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। अब आगे नेक्स्ट देखिए 103 में आप देख लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया। यानी नोबेल शांति पुरस्कार हर साल दिया जाता है, तो इस बार नोबेल पुरस्कार 2020 में जिसे चुना गया था वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया था। ध्यान दीजिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल पुरस्कार 2020 का मिला है। इस सारे के सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब करंट अफेयर है 2020 का, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो 2020 में इंपॉर्टेंट हो चुके हैं उसी के बारे में पूछा गया है। और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन के सिर्फ और सिर्फ 15-16 दिन पहले का करंट अफेयर है। चलिए आप देखिए 104 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो 104 में पूछा जा रहा है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम्स मैगजीन 2020 में सबसे प्रभावी 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए टाइम्स इंडिया मैगजीन है जो हर साल किसी न किसी व्यक्ति को 100 चुनती है, जिसमें से 100 लोगों को चुनना रहता है। 100 लोगों में से इस बार जो चुना गया था, यानी कि 2020 में चुने गए थे, वो आयुष्मान खुराना जी को चुना गया था। इन 100 लोगों की सूची में आयुष्मान खुराना जी भी टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग शामिल हैं। अब आगे देखिए 105 में क्या पूछा जा रहा है। 105 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कितने
कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से अनुशासित किया गया है? तो मैं आपको बता देती हूँ जी, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डेनमार्क की एक कंपनी है, डेनमार्क की एक कंपनी है, वही ये ब्लू फ्लैग से सर्टिफिकेट देता है, जिस कंपनी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, FEEE लिखा रहता है, FEE के द्वारा दिया जाता है ये। और ये 8 यानी कि 8 समुद्री तटों को ब्लू सर्टिफिकेट से अनुशासित किया गया था। और मैं आपको बता देती हूँ ये फ्लैग दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेवल अवार्ड है, जो समुद्र तट, मरीन, बीच और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर के दिया जाता है। और इसको जो देती है वो देती है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। इसका नाम है फाउंडेशन फॉर, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा FEE का, इसका नाम हो जाएगा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा डेनमार्क की एक कंपनी है जो देती है। तो आप इसको एक नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अब आगे देखिए क्वेश्चन 106 पूछ रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान जी उपभोक्ता मंत्री थे, तो ये जो अपना जो राजनीतिक सफर है सबसे पहले कौन से राजनीतिक दल से शुरू किए थे? तो जैसे कि देख रहे हैं जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ही रामविलास पासवान जी राजनीतिक में अपना सफर तय किया था। रामविलास पासवान जी का निधन 2020 में हो चुका है। अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग में कब बिहार में विधानसभा 2020 में आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? प्रेस नोट, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के करंट अफेयर बिहार के करंट अफेयर से आ रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2020 को ही आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था भारत के निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा के लिए 2020 में। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि 21 अगस्त 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। यानी कि 21 सितंबर 2020 कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके जरिए कौन से राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसमें की गई थी बिहार में ही हर घर तक फाइबर पहुंचाने की योजना शुरुआत की गई थी। अब आके देखिए नेक्स्ट 109 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद ने पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो ये बिहार के वैशाली के शाहपुर गांव के थे तथा इनका जन्म वहीं पे हुआ था। और ये 1977 से 1979 तक ये बिहार के ऊर्जा मंत्री रहे थे। जो ये रघुवंश थे ये ऊर्जा मंत्री रहे थे। कब से कब? तो 77 से लेकर 79 तक रहे थे और 2020 में इनका निधन हो चुका है। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 109 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 11वीं लोकसभा के निर्वाचित हुए थे। कौन? तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। ये बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था ये। अब आगे देखिए 110 में पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग नामक के एक औपचारिक युद्ध नीति समूह के निम्न में से कौन सा सदस्य है? तो देखिए इसमें जो सदस्य है भारत भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन चीन सदस्य इसका नहीं है। आप देखिए क्वाड्रिलेटरल सोसाइटी डायलॉग के सदस्य चीन नहीं है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। अब भारत कब इसका सोसाइटी बना है, कब इसका औपचारिक रूप से इसमें सदस्य बना है, तो आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिएगा। आप देखिए जब से मैंने आपको पहले भी बताया था, इस बार फिर मैं बताती हूँ, जब भी आपको नहीं भी कहीं लिखा रहे तो उसको एक राउंड कर दीजिए। राउंड करने से क्या होगा कि जब भी आप क्वेश्चन को जब दोबारा पलटेंगे तो आपको हाईलाइटेड में दिखेगा, लगेगा कि यहाँ मैंने गॉल किया है, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि यहाँ आपको पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन में दिक्कत यही हो जाता है कि हम लोग उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और सही आंसर को चुनकर टिक नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है, तो आप उसको राउंड करके रखिए वहाँ पे। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखिए। 111 क्वेश्चन। इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था वो उसमें गए थे स्वामी विवेकानंद। अब मैं बता देती हूँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ
था 1863 में और मृत्यु 1902 में हुई थी। और इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त हुआ करता था। लेकिन सर्वप्रथम ये शिकागो को जो 1893 में जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी यानी कि खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह थे, इन्हें नरेंद्र दत्त का नाम को चेंज करके स्वामी विवेकानंद बोले थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन रहा है कि शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1893 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए 112 में पूछा जा रहा है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, जैसा कि आप सब कोई जानते होंगे इसका आंसर, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। इसका आंसर सी होगा, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अब आगे देखिए 113 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है, इस रचना की। यानी कि नील दर्पण पे एक इंडिगो खेती हो रही थी जिसमें एक चित्रण किया गया, ये चित्र बनाया गया है। इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना जो है दीनबंधु। इसका हो जाएगा दीनबंधु। नील दर्पण और दीनबंधु, ये दोनों को आप मिला के याद कर, दीनबंधु नील दर्पण दीनबंधु, ये बिल्कुल आप मिला के पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ चुके हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1760 के प्रसिद्ध बंदीवस के युद्ध में अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेज के द्वारा जो खिलाफ लड़ा गया था, आप बताइए कि लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के बीच, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और इसमें ये जो हुआ था ये मैं आपको बता देती हूँ, इसका डेट पूरा 22 जनवरी 1760 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था, तमिलनाडु के क्षेत्र में किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के क्षेत्र में किया गया था। वांडीवस जब युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था 22 जनवरी 1960 को तमिलनाडु में। अब आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ। तो देखिए पृथक निर्वाचन आपका पहले ऑप्शन ढंग से पढ़िए। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल नहीं, चार्टर अधिनियम बिल्कुल नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट ये थोड़ा सा आपका बन सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही ये जो पृथक निर्वाचन मंडल का गठन हुआ था। अब आगे देखिए 116 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह जो हुआ था मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ आंसर, इस सिंहभूम में होता है। सिंहभूम किसका हिस्सा, बिहार का है या झारखंड का है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो कोल विद्रोह हुआ था, यहाँ आपको 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। कोल विद्रोह का हुआ था 1831 में, किसके नेतृत्व में, बुद्धू भगत के नेतृत्व में, और कहाँ, तो सिंहभूम में हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पूछा जा रहा है, सब बिहार से क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। अब देख रहे हैं सारे के सारे बिहार के कोई हिस्ट्री से, ये भी बिहार की हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये भी बिहार की हिस्ट्री से, ये आंदोलन से, बिहार के आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 17 में ये 1857 की क्रांति पूछी जा रही है। तो 17 में पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में जो विद्रोह के किए बिहार में जो किए थे वो कुंवर सिंह किए थे, कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा, जैसे कि आप जानते हैं 1857 क्रांति आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि गाय वाली जो कारतूस है वो काटने से मना कर दिए थे, जिनका नाम था मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो गाय की चर्बी से बनी हुई कारतूस को काटने से मना किए थे, और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इन्हें किया गया था 8 अप्रैल 1857 को। और फिर 10 मई 1857 के दिन मेरठ से पैदल टुकड़ी चली थी, जिसका नाम था 20 NI। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 20 NI की क्रांति शुरू हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो इस समय 1857 की क्रांति के थे, ये जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे। ये जो गवर्नर थे इसे लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री पामस्टन लिबरन थे। इसको आप ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उस समय 1857 के गवर्नर कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग, और प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टेन। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि चंपारण में इंडिगो में किसानों की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो गांधी जी को बुलाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा काम किए थे वो राजकुमार शुक्ल जी किए थे। राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर ही ये महात्मा गांधी चंपारण आके अपना चंपारण आंदोलन के चंपारण 1917 में किया गया था। और ये जो राजकुमार शुक्ला थी मुरली भरवा के थे, मुरली भरवा के रहने वाले थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये प्राचीन महाजनपद काल आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो देखिए महाजनपद काल में ये
प्रथम राजधानी रही थी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये देखिए ये जो बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, बिहार की किसान सभा यानी बिहार की किसान सभा से स्वामी सहजानंद से संबंधित थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा 21 कि इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिनमें उन्हें सवै अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था यानी प्रयोग किया था? तो ये देखिए मैं आपको 21 का क्वेश्चन बता देती हूँ, इसका ए हो जाएगा। देखिए चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया, खेड़ा आंदोलन 1918 में किया गया, अहमदा बिल भी 1918 में किया गया, रॉलेट एक्ट 1919 में किया गया। ये डेट आप हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए 22 में पूछा जा रहा है निम्न में से किसने हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों की निशान मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेल को साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये कालीबंगन में मिले, कालीबंगन में ही मिले हैं, जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। अब आगे देखिए त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था व सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सारे जो है ज्ञान जो संबंधित है, ये सारे के सारे जैन धर्म से, ये सारे के सारे जो संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है। मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब मेरा आएगा तब, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट की तरफ से। अब आगे देखिए 124 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शासक चतुर्थ बौद्ध संगीति में कश्मीर में आयोजित थी? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, जिससे सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, इसको याद है, रावा पका हुआ है, रावा पका हुआ है। तो रावा पका हुआ है तो यानी कि पहला हो जाएगा राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर। और अक्का अक नाम याद करिएगा, तो अक्का अक यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के टाइम पे हुआ था। तो आप देखिए जब यहाँ कनिष्क मैंने बोला यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके टाइम पे हुई थी? तो कनिष्क के टाइम पे हुई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए 125 में पूछ जा रहा है कि निम्न में से किस भारतीय ने दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है? तो प्रतिपादन नहीं है तो 125 का हो जाएगा, बेसिक में प्रतिपादन नहीं है। अब देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति ये बलबन ने अपनाई थी, बलबन ने। अब आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य के व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रसिद्ध था? तो स्थानीय जो स्वशासन हुआ करते थे इन सब में चोल के स्थानीय स्वशासन हुआ करते थे, चोल। अब आगे देखिए, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है पार्चिनकारी यानी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? पिटरा ड्यूरा देखिए सबसे पहले तो मतलब पिटरा ड्यूरा होता है दीवार वगैरह पे चित्रकारी वगैरह किया जाता है, नक्काशी वगैरह किया जाता है, तो इसमें आंसर भी यही हो जाएगा, दीवार पे अधिकीमती पत्थर को जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये हो जाएगा पिटरा ड्यूरा। अब आगे देखिए 129 क्वेश्चन पूछ रहा है किस मुगल शासक की चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो देखिए चित्रकारी तो सबसे उत्तम चरण पे ये जहांगीर के टाइम पे था, सबसे ज्यादा जो चित्रकारी थे वो जहांगीर के टाइम पे था, जहांगीर के टाइम। लेकिन ये जो कारखाने जो बनवाए थे वो अकबर द्वारा बनवाए गए थे, लेकिन चरम उत्सव पे चित्रकारी ये जहांगीर के टाइम पे था। अब आगे देखिए बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो द्वैत शासन प्रणाली अच्छी तरीके से लागू की थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। बंगाल में भी रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला हार गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। वही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत प्रणाली का लागू किया गया था, प्रथा लागू हुई थी। अब देखिए 131 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखिए जोड़ वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर फंसाया जाता है तो यहीं पे फंसती है, हमसे यहीं पे गलती होती है बहुत सारे स्टूडेंटों से। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है उद्योग के स्थान पे निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? जब भी नहीं आए आप राउंड कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो 31 का जो क्वेश्चन आपका है ये देखिए ऑयल रिफाइनरी बिल्कुल सही है। सीमेंट है वो जो आपका रहता है वो बंजारी में नहीं बल्कि डालमिया नगर रहता है। अब फर्टिलाइजर है ये भरारी में है। तो आप देख लीजिए ये आंसर इसका जो गलत है, कौन सा गलत है? तो ये से आपका हो जाएगा 131 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी यानी रेल डिब्बा अभियंत्रिक भी ये भी गलत है, और ये सीमेंट बंजारी और डालमिया नगर दोनों जगह पे है, तो ये आंसर में आपका डी गलत हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा रेल डिब्बा अभियांत्रिक कहाँ पे है बिहार में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिहार में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सारा जो है बिहार के ही है, इसलिए बिहार से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आगे देखिए 132 में पूछा जा रहा है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिट मोड स्पैन
स्पैम मिट्टी पाई जाती है, तो पिट मोड स्पैम मिट्टी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। अब आगे देखिए, बिहार के निम्न में से प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? यहाँ पूछ रहा नहीं बहती है, तो ध्यान दीजिएगा जो कौन सा जोड़ा इसमें नहीं सही नहीं है। तो देखिए इसमें जोड़ा दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध है, लेकिन ये कोसी और मगध के साथ नहीं है। दरभंगा, मुंगेर सही है, पूर्णिया, भागलपुर सही है, तिरहुत, सारण सही है, लेकिन कोसी, मगध नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर कि यहाँ जो सही जोड़ा क्या है। और जिनको नहीं पता है हमारे प्रशासनिक विभागीय वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट पे जाके आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, जनजातियों और जिले में से निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ भी नहीं है, तो आप यहाँ भी एक राउंड कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सिर्फ जोड़े वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ 131 में आ चुका है, 133 में आ चुका है। अगर प्रीवियस सेट का क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास, अगर बुक लिए होंगे सेट प्रैक्टिस का, तो उसमें जरूर मेंशन किया होगा 66 बीपीएससी का क्वेश्चन, तो आप उठा के देख लीजिएगा। जब भी आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसको खोल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और जो भी मैं आंसर बता दी हूँ वो बीपीएससी यानी आयोग का बताया हुआ आंसर की है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे आंसर आपको बता रही हूँ। अब देखिए इसमें जो 134 में है, मैं आपको बता देती हूँ, इस संथाल जो है, संथाल इसमें जो आंसर हो जाएगा 134 का, ये बी हो जाएगा। बी ये गलत है, क्योंकि ये जो मुंडा है वो रोहतास, भभुआ, यहाँ पूर्णिया वगैरह में पाया जाता है। ये रोहतास वगैरह में पाया जाता है, ये जमुई में नहीं बल्कि रोहतास वगैरह में पाया जाता है। अब आगे देखिए 35 पूछ रहा है, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये 2020 में जो इसका पूछा गया था, तो इसका सही आंसर 7.27 था, लेकिन अभी जो आप है वो है 7.76% है। तो अभी के जो डाटा आप इसको याद करिएगा, 2001 में इसको इस डाटा को आप याद करिएगा। अब देखिए 36 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से किस जिले में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। और कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला? 3.6 वर्ग क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। आप मेरा जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है बिहार के मैंने बता रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, बिहार स्पेशल में आपको मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होसू। होसू सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड निम्न देशों में से ये 38 का आपका हो जाएगा, ये डेनमार्क का है। अब देखिए 39 का क्वेश्चन पूछ रहा है, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो देखिए जो ये सब सारे जो देश है, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अमेरिका, तो सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में ही भारतीय की आबादी है। ये संयुक्त अरब अमीरात, इसको UAE के नाम से भी जाना जाता है, UAE बोला जाता है। अब आगे देखिए 40 में देखिए निम्न में से किस देश में 2019 की सालाना सबसे अधिक सोने उत्पादन में टन में हुआ है? तो देख रहे हैं 2019 का भी करंट अफेयर, जबकि ये एग्जामिनेशन 66 का 2020 में हुआ, लेकिन 2019 का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा जो हुआ है वो चीन में हुआ है, सबसे ज्यादा तो चीन में हुआ है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, यानी कि एशिया महाद्वीप में नहीं, इसमें एशिया नहीं होगा आप लोग का, इसमें अफ्रीका होगा। अफ्रीका में सबसे ज्यादा महाद्वीप है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 में पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में आदिवासियों की आबादी की प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जो 2011 में जनगणना हुई थी, भारत में जो राज्य थे उसमें सबसे ज्यादा जो आदिवासी थी वो मिजोरम में था, सबसे ज्यादा मिजोरम में। अब आगे देखिए 43 में पूछ रहा है, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो देखिए कर्नाटक फिर से नहीं है, तो नहीं है तो फिर राउंड कर दीजिए, तो आपका 143 का जो आंसर हो जाएगा वो है पुलनेज में नहीं है। अब आगे देखिए 44 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र से दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसमें जो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है। और कच्छ का रन गुजरात, ये गुजरात में है। कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ये टाइगर रिजर्व में भी शामिल है, तो आप इसको ध्यान रखिए। कच्छ का रन गुजरात में, ये भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। अब आगे देखिए
45 बस अब 5 ही क्वेश्चन बचा हुआ है 50 कंप्लीट करने में। तो आप देखिए फटाफट, तो भारत के किस राज्य में वन जीव आवरण सबसे अधिक संख्या में है? तो ये 2020 के अनुसार इसका जो आंसर था महाराष्ट्र, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद असम है, उसके बाद असम है। ये मध्य प्रदेश में टोटल 11 हैं और असम में 7 हो गए हैं। हो सकता है कोई डाटा और बढ़ गया होगा तो आप कमेंट करके मुझे ही बता दीजिएगा और अपने नोट्स में भी इसको शामिल कर दें। 2020 के अनुसार महाराष्ट्र था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश है। अब आगे देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए ये मैप है बिहार का, तो ये बीच से जो जाती है वो गंगा नदी जाती है, जिसकी लंबाई बिहार में 445 से है और ऐसे गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। ऊपर की जितनी भी नदियां आती है वो क्या उत्तर बिहार की नदियां होती है, उत्तर बिहार और नीचे में दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो बाढ़ के कारण बनती है, हमेशा भरा ही रहता है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ रूट रहती है। और दक्षिण की बिहार होती है जो सारे के सारे सूखे रहते हैं, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं रहते। जब बरसात आते हैं तो पानी रहते नहीं रहते। तो ये जो सारी की सारी नदियां हैं उत्तर बिहार की नदियां हैं। कमला भी उत्तर की नदियां हैं, दक्षिण और कोसी भी उत्तर बिहार की नदियां हैं, गंडक भी उत्तर बिहार की नदियां हैं, बागमती भी उत्तर बिहार की नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। आप बिहार की नदियां को जरूर देखिए, वीडियो आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इनमें से पूछा जा रहा है 47 में निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी में अटल टनल पार कर सकती है? अटल टनल पार करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो पूर्व पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। ये पूर्व पीर पंजाल पर्वत श्रेणी अटल टनल को पार करती है। अटल टनल अभी 2020 के करंट अफेयर में काफी ज्यादा रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके इससे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट होगा तो मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अब चलिए उसके बाद देखिए 48 में पूछा जा रहा है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया? 13वां। अब देखिए जैसे कि बंदरगाह पहले 12 थे, अब 13वां प्रधान बंदरगाह कहाँ इसको बनाया गया है? तो 48 का हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 13वां बंदरगाह बना है भारत का। अब देखिए 49 में पूछा जा रहा है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत के सार्वधानिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? तो इस जितने भी सौर ऊर्जा उत्पादक है ये सबसे ज्यादा होता है तो तेलंगाना कर रहा है। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तभी जब तेलंगाना बना था तो भारत में पूरे 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर 300 हटने के बाद अब 28 राज्य हो गए। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है खनिज और जिले में से निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, ये जोड़ा सही नहीं है, यानी कि फर्स्ट ए आंसर सही होगा। यानी लाइमस्टोन कैमूर में नहीं, कहाँ पाया जाता है तो आप मुझे बताइएगा। ऐसे तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि शायद ये भभुआ वगैरह में पाया जाता है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ पाया जाता है। 100% श्योर होकर बताइएगा कहाँ पाया जाता है। माइका भागलपुर में पाया जाता है, कॉटेज मधुबनी, लेड जिंक बिल्कुल गया में पाया जाता है। लेकिन सही जोड़ा जो है सही जोड़ा है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है खनिज और जिले निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, तो सही सिर्फ है ए, बाकी और सब गलत है। तो आप मुझे बताइएगा इस माइका कहाँ पाया जाता है, कॉटेज कहाँ पाया जाता है, लेंग का जिद बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं, आप मुझे बताइएगा। बिहार में जानते हैं कि 38 जिला है, आप ध्यान रखिएगा बिहार में 38 जिला है। इसको मैंने आपको बिहार इंपॉर्टेंस क्वेश्चन इसलिए बोला क्योंकि सारे के सारे जो नाम आ रहे हैं बिहार के 38 जिलों का हिस्सा है। तो जो भी मैं आपको कमेंट करके बोल रही हूँ लिखने के लिए, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप उसके बारे में बुक में ढूंढेंगे, अपने नोट्स में ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो गूगल मोबाइल पर सर्च करने के बाद आप उस पर कमेंट करेंगे। तो जो चीज़ अगर आप लिख देंगे ना वो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एक चीज़ को जो है वो 10 बार पढ़िए, 10 चीज़ को एक बार पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन अभी आप बोली हूँ कि आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में वो रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए आज जो मैंने आपको बताया 96 से लेकर मैंने आज आपको बता दिया पूरा 150 तक कंप्लीट करवा दिया सारे के सारे। आप देख लिए कि 66 बीपीएससी में, यानी 66 बीपीएससी जो 2020 में हुआ था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो मेरा सेट था मैं उसी से आपको बताया है अच्छी तरीके से। जो भी आंसर बताया है वो आयोग के द्वारा हुआ आंसर की है, उसी आंसर को मैंने सही मानकर आपको बताया है। तो देख लीजिए आप किस तरीके से क्वेश्चन आता है, मिलान करने के लिए आते हैं, जोड़ बनाने के लिए आते हैं, और सबसे ज्यादा अगर पूछा गया तो करंट अफेयर है। इसीलिए और आपने देखा भी कि 2020 का एग्जाम है, लेकिन आपसे 2019 का भी करंट अफेयर पूछा जा चुका है इसमें, यानी 66 बीपीएससी में क्वेश्चन
19 का भी पूछा गया है। आप यहीं पे मैंने आपको दिखाया था 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ 18 का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लीजिए 18 का भी क्वेश्चन पूछा। इसलिए आप लोग एक साथ पीछे वाला भी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए जोश और नए सेट प्रैक्टिस के साथ आपसे मुलाकात होगी। चलिए फ्रेंड्स, आई होप सो कि आज मैं आपको हर चीज़ को बताने में सफल रही हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगता होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे वो बेल आइकन दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए सेट प्रैक्टिस और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।